अपना रे ऑप्टिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। रे ऑप्टिक्स के डाउट्स आप लोग कर रहे हैं, पूछे भी हैं आपने डाउट्स। 19, 20 एंड 21 डीपीपी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब अपन एक रे ऑप्टिक्स का ही थोड़ा सा सब टॉपिक है, उस पर हम जरा बात कर लें। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्चुअल में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो वो समझ लें। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स are arrangement. Optical instruments are arrangement to magnify the size of object to see it better. देखिए कुछ बातें बड़ी क्लियर हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या अरेंजमेंट है साइज को बढ़ाने का। एक बात बताओ, आपकी कार आपने देखी, कार की साइज आपने देखी, देख लिया ना, देख लिया। सूरज की साइज देखी आपने, सन। अब आप बताओ, आपको यहां से जब देखते हो तो आपको कार बड़ी दिखती है कि सूरज बड़ा दिखता है? यहां से तो आपको कार ही बड़ी दिखती है, सूरज छोटा दिखता है। लेकिन सच्चाई एकदम अलग है। सच्चाई ये है कि धरती माता से भी जो है ना बहुत बड़ा है सूरज। तो ये क्या चीज है? यानी कि हमें छोटा दिखता है, अब हम उसे बड़ा देखना चाहेंगे। इस एक बात। नंबर 2 बात, अब मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो बातें करूंगा उसका पर्पज होगा उनकी साइज को एपरेंटली बढ़ाना। एग्जैक्टली तो देखो कुछ बढ़ता ही नहीं है ना। हाँ, तो आप जो है किसी भी चीज की साइज को रियल में थोड़ी बढ़ा सकते हो, एपरेंट बढ़ा सकते हो। तो वी इंक्रीज साइज एपरेंटली। सो व्हाट इज एक्चुअली यूज ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एपरेंटली, राइट। तो चलिए अब हम बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर बात करेंगे हम एपरेंट साइज ऑफ अ बॉडी। एपरेंट साइज ऑफ अ बॉडी, है ना। तो देखो जी, एपरेंट साइज जो होती है ना, एपरेंट साइज ऑफ एनी बॉडी is directly proportional to angle subtended on our eyes। हमारी आंख पर जो एंगल बनता है वो एपरेंटली साइज, जो एपरेंट साइज होती है बॉडी की, उसका मेजरमेंट है। तो एपरेंट साइज ऑफ एनी बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू एंगल सबटेंडेड ऑन आवर आईज। देखिए मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए ये सड़क है, प्लीज लुक एट दिस रोड। सभी बच्चे सड़क को देखें। बेटा ये रोड है, रोड, सड़क है, सड़क 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 सड़क। सड़क के किनारे किनारे काफी सारे खंबे लगे होते हैं लाइन से, पोल्स। तो देखो एक पोल यहां लगा हुआ है, एक पोल यहां लगा हुआ है, एक पोल यहां लगा है, एक पोल यहां लगा है। बहुत सारे पोल हैं जी। सारे पोल इक्वल साइज के, सारे पोल इक्वल साइज के, यानी कोई भी पोल छोटा या बड़ा नहीं है। अब आपकी आंख मान लो यहां पर है, सपोज हियर इज सम आई। मान लो आपकी आंख यहां पर है ना। अब आपकी आंख इन सारे खंभों को देख रही है। तो देखो क्या होता है, ये खंभा आपकी आंख देखेगी, इसकी हाइट देखेगी ना पास वाले को, फिर दूर वाले खंभे को भी देखेगी आपकी आंख, फिर उससे दूर वाले खंभे को भी आपकी आंख देखेगी, उससे दूर वाले खंभे को भी देखेगी,
और उससे दूर वाले खंबे को भी देखेंगे आप यहाँ। देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। दिस पोल, फर्स्ट नंबर पोल इज सबटेंडिंग मोर एंगल ऑन योर आई एंड द डिस्टेंट पोल इज सबटेंडिंग लीस्ट एंगल ऑन योर आई। आप देखिए सारे खंबे इक्वल साइज के हैं, लेकिन आपको पास वाला खंबा बड़ा दिखता है और दूर वाला खंबा छोटा दिखता है ना। बिल्कुल ये इसी तरह की बात है जैसे सूरज देवता छोटे नजर आते हैं जबकि होते बड़े, क्योंकि एंगल सबटेंडेड ऑन आईज इज लेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइज ऑफ एनी बॉडी as observed by eyes, size of any body as observed by eyes is proportional to angle subtended by eye, by body, or size of any body as observed by eyes is proportional to angle subtended by body or its image, बॉडी हो या इसकी इमेज हो तो उसकी साइज जो है उससे पता लगेगा, राइट। ये चीज आपको क्लियर हो गई। यानी कि अब आपके पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका यूज समझ में आ गया। तो बेसिकली कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो देखो मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन कर रहा हूं, है ना। मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट is equal to small m equal to angle subtended on eye with instrument upon angle subtended on eye without instrument। मतलब विदाउट इंस्ट्रूमेंट यानी नो इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो देखिए m इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा। व्हाट इज बीटा? बीटा इज एंगल मेड विथ यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या होता है क्या नहीं होता ये अलग चीज है, फिलहाल आप डेफिनेशन को समझिए। एल्फा इज एंगल मेड ऑन आई विथ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। एल्फा इज व्हाट? एंगल सबटेंडेड ऑन आई, एंगल सबटेंडेड ऑन नेकेड आई, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन नेकेड आई। नेकेड आई माने नो इंस्ट्रूमेंट, कि आपकी आंख के ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है और जो एंगल आ रहा है वो एक्चुअल एंगल है। जैसे हमें कोई चीज अभी देख रहे हैं हम, कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, तो वो जो दिखता है वो उसका एक्चुअल है। लेकिन जब आप सामने इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप लगा देंगे, तो मामला अलग हो जाएगा।
अब जो एंगल बाद में बनेगा उसका डिवीजन करेंगे जब हम पहले वाले एंगल से, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द मैग्निफिकेशन। यानी पर्पज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी वेरी क्लियर, है ना। जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो सीन ऐसा होता है, आपको पास वाला खंभा बड़ा दिखता है, दूर वाला खंभा छोटा दिखता है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट न होने के कारण है। इसी तरीके से जब आप चुपचाप, जैसे मान लो आपको मैंने यहां पर एक साइन लगाया, दिख रहा है, दिख रहा है, हो सकता है मेरे को अच्छा छोटा साइन लगाना ना आता हो इसलिए दिख रहा है, मैं और छोटा कर दूं इस साइन को, और छोटा कर, तो देखो आपके पास में ये जो बोर्ड है इसमें काफी सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, दिख रहे हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स कोई, है ना। लेकिन अगर इसी एटम और मॉलिक्यूल को मैं अगर उससे देखूं माइक्रोस्कोप से तो आपको दिखाई दे जाएंगे। इसका मतलब ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज है कि हम बिना इंस्ट्रूमेंट के जो देख रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट के बाद देख रहे हैं, तो दोनों के जो एंगल का रेशियो है दैट इज द मैग्निफिकेशन। तो ये फंडामेंटल उसकी डेफिनेशन है, राइट। चलो ठीक है ना। अब देखिए हम दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की बातें करेंगे, एक तो हम माइक्रोस्कोप की बात करेंगे और एक हम टेलीस्कोप की बात करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोस्कोप का यूज क्या है। माइक्रोस्कोप का यूज है छोटी चीजों को देखना, टेलीस्कोप का क्या यूज है? बड़ी दूर वाली चीजों को देखना, तो वो टेलीस्कोप है, राइट। तो हम सबसे पहले माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। और माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो मैं सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूंगा। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉन्वेक्स लेंस ओनली। A convex lens, हाँ जी, सिंपल माइक्रोस्कोप केवल कॉन्वेक्स लेंस होता है बस, और कुछ भी नहीं होता है, केवल कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैं एक ऑब्जेक्ट को देखूंगा, छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा, बिना माइक्रोस्कोप के देखूंगा, फिर माइक्रोस्कोप लगा के देखूंगा, तो देखें दोनों बार क्या क्या डिफरेंस आ जाता है। करें हम शुरू। मान लीजिए कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है ना, और मैं उसको देखना चाहता हूं और मैं देखूंगा, तो देखो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। सबसे पहले मान लो ये मेरे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्मॉल हाइट h है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्मॉल हाइट h है, करेक्ट। मैं अपनी आंख से ही देखूंगा, क्योंकि अभी पहले हम क्या करेंगे, उसको बिना माइक्रोस्कोप के देखेंगे, फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको अपनी आंख से देखूंगा। आंख को मैं कहाँ रखूंगा ये बताओ? आंख को मैं 25 सेंटीमीटर दूर रखूंगा। छोटी चीजें देखने के लिए हम आंख को 25 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, राइट। इसको हम कहते हैं कैपिटल डी, इसे हम कहते हैं कैपिटल डी। देखो एक ऑब्वियस सी बात है, किताब पढ़ने के लिए आप अपनी आंख को कितना दूर रखते हैं? 25 सेंटीमीटर। हेल्दी आई, हेल्दी आई, अगर स्वस्थ आंख है, आंख में कोई खराबी नहीं है, तो किताब पढ़ने के लिए हम 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसलिए 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे हम इसको। कैपिटल डी इज व्हाट? कैपिटल डी इज 25 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस for least distance for a distinct vision, least distance for a distinct vision, distinct vision, right। इसी को पता है हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं नियर पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ अ हेल्दी आई, इसी का नाम है हेल्दी आई। तो बेटे अभी हमने ये जो स्मॉल h साइज का ऑब्जेक्ट है, इसे कैपिटल डी डिस्टेंस पे रख के हम देख रहे हैं,
ये आपका एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम है एल्फा। तो एल्फा इज द एंगल सबटेंडेड ऑन आई विथ नो इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो एल्फा इज एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन नेक डाई। नेक डाई का मतलब कोई आई के ऊपर इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं लगा हुआ है, ये एल्फा है। तो बताओ एल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से जरा देख के बताना। एल्फा की वैल्यू आएगी h अपॉन डी, आर्क अपॉन रेडियस। एल्फा की वैल्यू आएगी h अपॉन डी। टेंजेंट एल्फा बोल सकते हो आप, अगर ज्यादा नाराज हो रहे हो तो टेंजेंट एल्फा बोल दो h अपॉन डी, और फिर उसको नियरली इक्वल टू एल्फा लिख दो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वर्क हो गया। अभी हमने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया है। ये हर इंस्ट्रूमेंट के हर केस के अंदर, जितने भी केस हम डिस्कस करेंगे, सब केसेस में हम अल्फा की बात करेंगे एक बार, और उसके बाद फिर बीटा की बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो देखिए, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और सिंपल माइक्रोस्कोप। यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखिए, मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, मैं उसी ऑब्जेक्ट को देखूंगा, सेम ऑब्जेक्ट वापस से। देखिए, सेम ऑब्जेक्ट हम वापस से देख रहे हैं, सेम हाइट h है ना। आंख के पास में या ऑब्जेक्ट के पास कहीं हम एक लेंस रख देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। तो देखो, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। कॉन्वेक्स लेंस रखने के बाद घटना क्रम क्या घटित होता है वो देखेंगे। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस रख दिया ना मैंने। कॉन्वेक्स लेंस से अब मैंने ये h ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो इस h ऑब्जेक्ट से मैं रेज निकालूंगा। देखिए, यहां से रे आ रही है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक रे तो मैं सीधे प्रिंसिपल एक्सिस से ले लेता हूं, एक रे मैं यहां सेंटर से निकाल देता हूं, इससे ऐसे ऐसे, करेक्ट। अब आप देखो, ये जो रे आई है यहां पर, इस रे का सीन ऐसा होता है कि थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है ऐसे। अब ये दो रे जा रही हैं, इन दो रेज का हाल ऐसा होता है कि दे आर सेपरेटिंग अवे एंड अवे एंड अवे, यानी कि कभी भी ये दो रेज मिलेंगी नहीं आपस में, परमानेंट चली जाएंगी। अब क्या होगा, अब हाल ये होगा कि ये जो है ना, आपका इमेज बनेगा यहां पर, यहां इमेज बनेगा, राइट। मैं कहता हूं कि ये लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, इसे हम u कहते हैं, u, और इसकी जो डिस्टेंस होती है, इसे हम v कहते हैं, v, इमेज डिस्टेंस, करेक्ट। बेटे, इस एंगल का नाम बीटा है, इस एंगल का नाम बीटा है। मैं कह रहा हूं बीटा इज इक्वल टू ये h है और ये h डैश है। बीटा इक्वल टू मैं कहूंगा h अपॉन यू इक्वल टू h डैश अपॉन v। चेक करिए, बिकॉज दिस लाइन इज द सेम लाइन, सो बीटा इज h अपॉन यू अपॉन h डैश, वो इक्वल टू h डैश अपॉन v। दिस इज योर बीटा। यानी अभी हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो बीटा एंगल बना रहा है और उसकी वैल्यूज ये हैं, करेक्ट। अब मैं m की बात करूंगा, दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। तो देखो, m इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल, हाँ, तो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर कुछ भी बोल सकते हो, और मैग्नीफाइंग पावर, है ना। ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ध्यान दो, मैं कहूंगा इट इज बीटा अपॉन एल्फा। ईमानदारी से बीटा की वैल्यू बताओ।
h अपॉन d एंड h अपॉन u एंड h अपॉन d, करेक्ट। बीटा इज h अपॉन u एंड अल्फा इज h अपॉन d। कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगा d अपॉन u। आप एक एक बात को समझते चले जाइए। देखो अभी तक हमने जितनी बातें की उन बातों को मैं स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट कर दूं। सबसे पहले हमने बात की साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज एपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बताइए एपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किस बात पे डिपेंड करती है? एंगल सबटेंडेड ऑन आई। आपकी आंख पर कितना एंगल बना, वही इस बात का मेजरमेंट है कि बॉडी आपको कैसी दिखाई देगी, करेक्ट। चलिए इसके बाद में हमने क्या किया कि आपका जो है ना मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया। एंगल सबटेंडेड विथ इंस्ट्रूमेंट अपॉन विदाउट इंस्ट्रूमेंट, तो वो उसका मैग्निफिकेशन आ गया d अपॉन यू। दिस इज मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। अभी हमने कोई इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं बनाया है। अब आप इसके लिए दो बातें करूंगा मैं सिंपल माइक्रोस्कोप का। देखो सबसे पहली बात तो हमारी जो आंख होती है ना, ये सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होती है जब दूर देखती है। आप है ना ये बात ध्यान रखो, आपके दिमाग पर जो टेंशन होता है ना, पास की चीजें देखने पर होता है, दूर की चीजें देखने पर टेंशन बिल्कुल नहीं होता। योर सिलियरी मसल्स, आपकी आईज की जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होती हैं जब आप दूर की चीज देखते हैं। इसे हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स यू आर लुकिंग एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहला केस नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मतलब है कि आपकी फाइनल इमेज कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। आपकी फाइनल इमेज को इंफिनिटी पे बनाना है, इसी का नाम नॉर्मल एडजस्टमेंट है। दूर इमेज बनानी है, आप बहुत रिलैक्स होकर के देखेंगे, आपकी आंख बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड रहेगी, तो दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। फाइनल इमेज इंफिनिटी पर, यानी कि v बराबर इंफिनिटी पर। जब v बराबर इंफिनिटी हो गया तो u बराबर कितना होगा बताओ? u बराबर आएगा f। तो आपका m क्या होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में? नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में आपका m होगा d अपॉन u, यानी कि d अपॉन f। दिस इज फॉर द नॉर्मल केस। नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी आप जब सिंपल माइक्रोस्कोप को नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में रखेंगे तो मैग्निफिकेशन आएगा d अपॉन f। व्हाट इज d? d इज 25 सेंटीमीटर। d इज व्हाट? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नियर पॉइंट ऑफ हेल्दी आई। ठीक है, तो वो आप अपना फिक्स रखिए। f आपका जो है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप। फोकल लेंथ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ये बात आपकी कब हुई? जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हुई, करेक्ट। अब देखो आप आगे मैं बात करूंगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। देखिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पता है इस दुनिया में कब होता है? जब आप उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देखते हैं। दूर से देखी जा रही चीजों का मैग्निफिकेशन मैक्सिमम नहीं होता, है ना। तो देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है? जब आप दूर वाली चीजों को देखते हैं। हाँ मतलब जब आप जो है ना अपनी इमेज, फाइनल इमेज इज
एट डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तब आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है। हमेशा ही ध्यान रखना, उस समय आपकी सिलियरी मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं। क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं। एक मिनट जरा, चलिए तो देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन V इक्वल टू आएगा माइनस डी यानी -25 सेंटीमीटर, ये आपका V बराबर आएगा। अब हम जरा U का पता लगाएंगे, तो मैं लगाऊं U का पता। देखो 1/V बराबर 1/V -1/U बराबर 1/F, दिस इज फॉर्मूला फॉर द लेंस। तो अब देखो 1/V को क्या लिखूंगा मैं? 1/V को लिखूंगा मैं 1/-D माइनस 1/U को क्या लिखूंगा मैं? -U लिखूंगा, और 1/F को क्या लिखूंगा? 1/F ही लिखूंगा प्लस F, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव F। अब आप जो है ना U की वैल्यू बता दो खाली बस। तो 1/U बराबर आ गया है 1/U बराबर आ गया है क्या? बताओ क्या आया? 1/U बराबर आया 1/F प्लस 1/D, दिस इज योर 1/U। हमें M चाहिए, हमें क्या चाहिए? M चाहिए। बेटा M का क्या फार्मूला था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए M का फार्मूला था D/U। तो D/U इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। तो D इंटू 1/U, D आपका D है, 1/U आपने अभी भी कैलकुलेट किया, तो 1/F प्लस 1/D, M इक्वल टू क्या हुआ? D को आप अंदर ले जाइए, तो ये आ जाएगा D/F प्लस 1, ये आपका मैग्निफिकेशन मैक्सिमम आया। कुल मिलाकर के सिंपल माइक्रोस्कोप की जो स्टोरी हमने आपको अभी सुनाई है, इसमें 3 चीजें आपको पता लगी। सिंपल माइक्रोस्कोप की 3 चीजें मैं कलेक्ट कर दूं यहाँ पे। सिंपल माइक्रोस्कोप की 3 चीजें, पहली चीज सिंपल माइक्रोस्कोप का जो M है वो D/U है। दूसरी चीज नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में M कितना आया? D/F। तीसरी चीज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, इसमें जगह खाली करनी पड़ेगी, है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो ये लो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब आएगा बताओ? जब आपका V बराबर D हो। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में जो है ना आपका M आ रहा है 1 + D/F, ये आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हुआ। नॉर्मल एडजस्टमेंट या सबसे रिलैक्स्ड बोलते हैं इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड पोजीशन। नॉर्मल एडजस्टमेंट का नाम क्या है? रिलैक्स्ड पोजीशन। आपके एग्जाम में कैसे कैसे बोलेंगे वो मैं बता दूं कि पेपर सेटर कैसे बातें करेगा आपसे, पेपर सेटर क्वेश्चन में क्या बोलेगा वो बता देता हूं मैं आपको, है ना। वो पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन फॉर द रिलैक्स्ड आईज। देखो क्या बोला? व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन फॉर द रिलैक्स्ड आईज। रिलैक्स्ड आईज की बात कर ली, इसका मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट हुआ, है ना। प्रयत्न नहीं किया जा रहा। रिलैक्स्ड आई का मतलब होता है नो ट्राई फॉर लुकिंग बेटर। अच्छा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मीन्स ट्राई फॉर लुकिंग बेटर। जब ट्राई करते हैं तो टेंशन होता है, सो जाओ, पढ़ाई लिखाई मत करो, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगा, है। हाँ जी बिल्कुल। अब आप सो जाओ अभी, जो है ना ये वीडियो देखो मत 3 दिन तक, तो आप रिलैक्स रहेंगे, मजा आएगा। आपका मैग्निफिकेशन थोड़ी होगा, ज़्यादा जोरदार नहीं होगा। ज़्यादा जोरदार मैग्निफिकेशन के लिए आपको ट्राई करनी पड़ेगी। ट्राई करने में आपकी सिलियरी मसल्स जो है उनमें टेंशन आएगा तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा आएगा, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली है ना 2 लेंस होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली 2 लेंस होते हैं, और जो 2 लेंस होते हैं ना बेटा, इन 2 लेंस में से एक लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करता है और एक लेंस मैग्निफिकेशन करता है। तो देखिए मैं बता रहा हूं क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस का नाम होता है आईपीस, सॉरी ऑब्जेक्टिव। एक का नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे का नाम होता है आईपीस। अब आप ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस इन दोनों का जरा डिफरेंस समझें। यस प्लीज। तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस क्या है एक्चुअल में, कि ऑब्जेक्टिव लेंस से हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखते हैं और आईपीस से हम उसको फाइनल इमेज देखते हैं। ये आईपीस जो होता है ना, आईपीस, इसकी बात कर रहा हूं मैं। आईपीस बिहेव्स लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। आईपीस बिहेव्स लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। राइट। अब देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं। सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट ले लो, है ना। ऑब्जेक्ट के पास आप ऑब्जेक्टिव लेंस रखिए। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। इस लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव लेंस है, करेक्ट। इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ FO है। FO इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। इसको यहां बोल दो, FO इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना बेटा। ओके। आईपीस, इसको बताओ, ये है FE, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। करेक्ट। अब देखिए, यहां से मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका आईपीस है, ये आपका आईपीस है FE। आईपीस को हम अपर्चर में थोड़ा बड़ा रखते हैं। उसका कारण अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि वाई आईपीस इज केप्ट बिगर इन अपर्चर। अपर्चर माने साइज में बड़ा रखते हैं, है ना। ये FE है, ये FO है। मैं यहां एक छोटा सा वो लगा देता हूं, क्या, ऑब्जेक्ट। बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट बना दिया। इसको मैं कहता हूं UO। इस डिस्टेंस का नाम क्या है, UO, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। UO, UO इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। तो देखो, UO इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to objective lens। ऑब्जेक्टिव लेंस, करेक्ट। चलिए, ये हो गया। ये आपका इसकी हाइट है, ओके। ये स्मॉल एच है, ये स्मॉल एच है। अब आप देखो, ये स्मॉल एच है ना, इसकी हाइट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से एक रे ले रहा हूं, रे ले रहा हूं, और यहां से एक रे ले रहा हूं। एक मिनट, कुछ सीन ऐसा होता है कि यहां जाकर के एक इमेज बनती है। मैं बना रहा हूं, देखो। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट मैग्निफिकेशन। ऐसा हम प्रयत्न करते हैं कि जो है ना, इमेज को, मतलब लेंस वगैरह की जो फोकल लेंथ वगैरह रखी जाती है ना, वो ऐसी रखी जाती है कि इमेज जो है आईपीस के नजदीक बने, इमेज आईपीस से ज्यादा दूर ना बने। ये आपकी फर्स्ट इमेज आ गई, फर्स्ट इमेज आ गई। इसे कहते हैं VO। VO इज व्हाट, VO इज पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैग्निफाइड इमेज।
फर्स्ट मैग्नीफाइड इमेज, व्यू इज पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैग्नीफाइड इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन हो गया, छोटा सा था बड़ा सा बन गया, करेक्ट। ये फर्स्ट आपका H1 आ गया, फर्स्ट इमेज, ठीक है बेटा। तो इसे कहेंगे हम MO। MO इज व्हाट? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ जी, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस कितना आया बताओ? कितना आया? मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस इज VO अपॉन UO। दिस इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस, करेक्ट। फर्स्ट काम कंप्लीट हो गया। अब अगला काम आता है आईपीस का। आईपीस क्या करेगा? एक रे यहां से लेगा और एक रे यहां से यूं जाएगी, है ना। और ये रेज जो है ना दोनों, ये कुछ इस तरह से हो जाएंगी, इस तरह से जाएंगी। फिर इसकी इमेज सोच लो कहां जाके बनेगी भैया, बहुत ही तगड़ी इमेज बनती है, समझ लो आप। ये तो मैंने बना दी पास में जबरदस्ती, नहीं तो ये वहां जाके बनती बहुत दूर, है ना। हाँ, वहां बहुत दूर जाके बनती। तो ये क्या? बड़ी इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। दैट विल बी H फाइनल। ये जो लेंस है आईपीस, दिस लेंस बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखो आईपीस is actually simple microscope. Therefore, ME is what? ME is magnification of eyepiece. क्या होगा बताओ? D upon UE। ये अभी जो सिंपल माइक्रोस्कोप का बताया ना आपको, वही होगा ये वही होगा, राइट। चलिए अब देखो आप, अब आपका नेट मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हुआ? दो लेंस थे, दोनों के मैग्निफिकेशन आ गए। पता है क्या हुआ आपका? पहले लेंस ने पहला मैग्निफिकेशन किया, दूसरे ने उसको इतना मैग्नीफाइड कर दिया, तो फाइनल मैग्निफिकेशन रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए, रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखिए जी, M बराबर आएगा MO इंटू ME, ये आएगा। अब देखो M बराबर MO क्या है? MO है VO अपॉन UO। ME क्या है? ME है D अपॉन UE। UE क्या है? UE है पोजीशन ऑफ फर्स्ट इमेज I1। पोजीशन ऑफ फर्स्ट इमेज I1, ध्यान देना फर्स्ट इमेज I1 फ्रॉम आईपीस। ध्यान दो आप, आपके दो लेंस थे ना, दो लेंस की पहली लेंस की इमेज बनी थी, आईपीस उसके पास में था, तो फर्स्ट इमेज विल वर्क एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द आईपीस, तो वो UE है। अब मैं यहां पर आपको आगे की बातें करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। वो चीज होती है ट्यूब लेंथ। कैपिटल L बराबर ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप।
ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। चलिए जी, तो कैपिटल एल बराबर ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ट्यूब लेंथ कितनी होगी ये बताओ। ट्यूब लेंथ एक्चुअल में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो एल इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, करेक्ट। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कितना आएगा, VO प्लस UV, करेक्ट, VO प्लस UV, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। देखिए जनरली हम क्या करते हैं, UE को बहुत कम मान के चलते हैं, तो UE इज केप्ट वेरी लेस, है ना। तो जनरली हमारी ट्राई क्या होती है, UE को लेस रखने की ट्राई होती है। तो इन जनरल ध्यान दो, इन जनरल UE इज वेरी लेस देन VO। UE बहुत ही छोटा होता है बेटा, तो कैपिटल L इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VO, ऐसा लिख देते हैं हम जनरली। तो अब देखो आपका M क्या हुआ, आपका M हुआ है आपका VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE, करेक्ट। इसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कैपिटल L अपॉन UO D अपॉन UE, करेक्ट। ये आपका M हो गया। L इज ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन, समझ गए ना। चलिए अब हम दो केसेज की बात करेंगे, टू केसेज। जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस की बात की थी ना, यहां भी हम दो केसेज की बात करेंगे। सबसे पहला केस क्या होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एडजस्टमेंट। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस नंबर 1, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है रिलैक्स्ड आई, आईज आर वेरी रिलैक्स्ड। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है रिलैक्स्ड आई। अब देखो रिलैक्स्ड आई में क्या होता है, रिलैक्स्ड आई में आपकी जो फाइनल इमेज होती है ना, वो इंफिनिटी पर बनती है। वेयर इज फाइनल इमेज, यू प्लीज टेल मी, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच लेंस इज मेकिंग फाइनल इमेज, आईपीस, करेक्ट। तो आईपीस इज मेकिंग फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, therefore VE is infinity, VE is infinity। अब देखो जब हम VE को इंफिनिटी रखेंगे तो बताओ UE कितना आएगा, UE बराबर आएगा FE। UE बराबर क्या आएगा, FE आएगा। अब देखो UE बराबर FE आया ना बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिखूंगा M बराबर मैं लिखूंगा VO अपॉन UO एंड D अपॉन, इंस्टेड ऑफ UE आई विल राइट FE, है ना। अच्छा इस केस में ट्यूब लेंथ कितना आएगा ये बताओ, इस केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में ट्यूब लेंथ कितना आएगा, ट्यूब लेंथ इस नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में आएगा VO प्लस FE, VO प्लस FE फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये सवाल आता है एग्जाम में सवाल आता है ये, है ना। नॉर्मल एडजस्टमेंट VO प्लस FE, ये ट्यूब लेंथ है। चलिए अब हम दूसरे वाला केस बात करेंगे। दूसरे वाला केस क्या, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा,
मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होगा जब आप फाइनल इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपने नजदीक बनाएंगे, तब होगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो देखिए सेकंड केस नंबर 2 है ना, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइनल इमेज should be at VE equal to -D। डी पर बनना चाहिए भैया फाइनल इमेज, तब आपका सबसे बढ़िया मैग्निफिकेशन आएगा। फॉर द बेस्ट मैग्निफिकेशन 1/VE minus 1/UE it is equal to 1/FE। 1/VE minus 1/UE equal to 1/FE है ना। हाँ 1/VE को लिखो -D, माइनस 1/UE को -UE लिख दो, और 1/FE तो FE रहेगा। तो जरा 1/UE की वैल्यू निकालो जल्दी से। 1/D प्लस 1/FE आप चेक करिए। डन। अब मैं आपको यहां पर वैल्यू पुट करूंगा m की। तो देखिए फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन m कितना आएगा। चलो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की ट्यूब लेंथ बताओ एक बार। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की ट्यूब लेंथ बताइए, है ना। वीडियो पॉज करके आप लोग ट्यूब लेंथ निकालिए अपने आप, है ना। मैं लिखता हूं अभी 1 मिनट बाद। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की कंडीशन, उसके लिए ट्यूब लेंथ आएगा VO प्लस UE। VO प्लस UE कितना आएगा D इंटू FE अपॉन D प्लस FE, ये आपका U आएगा। दिस इज दी मतलब ट्यूब लेंथ फॉर द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। अब देखो आप m इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, है ना। तो देखो मैं लिखूंगा VO अपॉन UO और क्या लिखूंगा D अपॉन UE। थोड़ा सा आप लिखने का तरीका देखना। VO अपॉन UO को तो मैं चुपचाप रख देता हूँ, D को भी मैं चुपचाप लिख देता हूँ। 1/UE की वैल्यू ईमानदारी से लिख देता हूँ 1/D प्लस VO अपॉन UO। आप क्या करें D को उधर ले जाए तो 1 प्लस D अपॉन FE। दिस इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। दिस इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समझ गए ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। हाँ जी। अब हम बात करेंगे इसके बाद में किसकी, टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप से हम दूर की चीजें देखेंगे। हाँ जी। अब अपन टेलीस्कोप की बात करेंगे। देखिए टेलीस्कोप आप सब जानते हैं किस काम आता है, बताओ, है ना। टू सी मैग्निफाइड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट दूर वाले ऑब्जेक्ट्स, सूरज चांद सितारे, इनको देखने के लिए आता है। तो टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द मैग्निफाइड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अब आप ध्यान दो, हम 3 तरह के टेलीस्कोप की बात करेंगे। पहली बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, राइट। दूसरी बात करेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तीसरी बात करेंगे गैलीलियन टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप कई तरह के बनाए जा सकते हैं, आपको बनाना सिखाएंगे भी। गैलीलियन टेलीस्कोप,
आप अपनी अपनी स्टाइल से टेलीस्कोप बना सकते हो। फिलहाल मैं बात करना चाह रहा हूं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना। हाँ, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फिर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की बात करेंगे, उसके बाद में गैलीलियन टेलीस्कोप की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा होता है, आईपीस का एपर्चर छोटा होता है। तो देखिए क्या होता है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये आपका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, करेक्ट। और आईपीस जो है ना वो साइज में छोटा होता है, एपर्चर छोटा होता है इसमें। क्यों, कारण क्या है वो आप लोग सोचना। देखिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, एक सवाल देता हूं, है ना, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। मैं आपको एक सवाल देता हूं, सवाल यह है कि माइक्रोस्कोप के अंदर आईपीस को छोटा रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव को बड़ा रखा जाता है। सॉरी, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव को छोटा रखा जाता है, आईपीस को बड़ा रखा जाता है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा है और आईपीस का एपर्चर छोटा है, ऐसा क्यों? अब आप इसका आंसर ढूंढना, ठीक है। मैं अब इसको आपको समझाता हूं होता क्या है। बिकॉज टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। है ना, दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो पैरेलल रेज आती हैं साहब, बहुत दूर से कैसी रेज आ रही होती हैं, पैरेलल रेज आ रही होती हैं, पैरेलल रेज आ रही होती हैं। पैरेलल रेज कहाँ फोकस होंगी ये बताओ? पैरेलल रेज नेचुरल है, फोकस पर ही फोकस्ड होंगी। तो इसका मतलब आपका ये जो फर्स्ट इमेज बनती है, ये आपकी बनती है FO पोजीशन पर, इसे कहते हैं FO। ये आपकी फर्स्ट इमेज बनती है। रेज आती हैं आपकी इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आती हैं। ऑल पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आर मेकिंग इमेज एट फोकस पॉइंट। सो फर्स्ट इमेज इज मेड ऑन फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, करेक्ट। अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसे कहते हैं UE, इसे कहते हैं UE। ओके, अब देखिए क्या होता है, ये UE जो होता है इस पे एक रे यहां आती है और एक रे उसके सेंटर से जाती है, राइट। बेटा ये वाली जो रे आ रही होती है ना सेंटर वाली, वो तो सीधी चली जाती है, ये रे थोड़ी सी टिल्ट होती है। देखो क्या होता है, ये सीन ऐसा होता है, ऐसा, दे विल नेवर मीट, है ना। हाँ, सेपरेशन बढ़ता चला जाता है। अब इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये यहां कहीं जा करके दूर जाके मिलते हैं साहब, और ये आपका इमेज बनता है, फाइनल इमेज, है ना। यहां मैं दो एंगल डिफाइन करूंगा आपको, दिस एंगल इज कॉल्ड एज अल्फा एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज बीटा, है ना। ये अल्फा एंड बीटा एंगल को मैं जरा रेड पेन से डिफाइन कर दूं, दिस अल्फा एंड दिस इज बीटा। अल्फा इज एंगल विथ ऑब्जेक्टिव, बीटा इज एंगल विथ आईपीस, करेक्ट। फाइनल इमेज आपकी ये है, करेक्ट। अब देखो आप, इसको कहता हूं मैं H1 फर्स्ट हाइट, इसको मैं कहता हूं H2 सेकंड हाइट ऑफ द इमेज, करेक्ट। मैं कहूंगा अल्फा इज दी एंगल मेड विथ फर्स्ट इमेज ऑन ऑब्जेक्टिव, है ना। एंगल
विथ फर्स्ट इमेज, एंगल विथ फर्स्ट इमेज ऑन ऑब्जेक्टिव। देखना जरा, एक बार जरा देखो, ये बाहर तो नहीं निकल रहा बोर्ड से। चलिए, अल्फा इज एंगल विथ फर्स्ट इमेज ऑन ऑब्जेक्टिव, राइट। अब देखो, इस अल्फा की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं मैं, आप जरा चेक करना, H1/FO। सभी बच्चे इसको चेक करें, H1/FO, करेक्ट। चलो आगे। दूसरा बीटा, बीटा इज एंगल विथ एंगल ऑफ सेकंड इमेज, सेकंड इमेज ऑन आईपीस, ऑन आईपीस। तो बेटा बीटा की वैल्यू बताना जरा, बीटा की वैल्यू बताना। बीटा की वैल्यू आएगी H1/UE, इट इज इक्वल टू H2/VE। ये जो डिस्टेंस आएगी ना H2 की, इसे VE कहते हैं। VE कहते हैं, है ना। मैग्निफिकेशन जो होता है ना बेटा M बराबर, वो होता है बीटा अपॉन एल्फा, बीटा अपॉन एल्फा। चलो बीटा अपॉन एल्फा बताओ कितना है। बीटा अपॉन एल्फा, बीटा है आपका H1/UE और एल्फा है आपका H1/FO। तो M आ गया FO/UE। दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है जी। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? दिस। व्हाट इज ट्यूब लेंथ? कैपिटल एल इज ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ बताओ जल्दी से। ट्यूब लेंथ आएगा बेटा FO+UE। दिस इज ट्यूब लेंथ फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, करेक्ट। चलिए, अब मैं आपको इसके दो केस करूंगा। पहला केस नॉर्मल एडजस्टमेंट, दूसरा केस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, है ना। हाँ, तो एम का फंडामेंटल फॉर्मूला हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फंडामेंटल फॉर्मूला हो गया हमारा FO/UE, राइट। अब हम दो केस बात करेंगे। सबसे पहला केस नंबर 1, 2 केसेज है ना। तो सबसे पहले बात करो नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस रिलैक्स्ड आई। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में बेटा आईज रिलैक्स्ड होती है। वी कितना आएगा? -इन्फिनिटी या इन्फिनिटी बोलो केवल। VE इज इन्फिनिटी। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। तो देखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट, फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे बना रहा हूं। तो फाइनल इमेज VE बराबर इन्फिनिटी, तो बताओ UE कितना आएगा? UE को F ही होना पड़ेगा ना फिर तो। UE को FE होना पड़ेगा। FE मीन्स फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, FO मीन्स फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब देखो M कितना आएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। M की वैल्यू FO/UE है, FO/UE को लिखो FO/FE। अच्छा, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट की स्टोरी हो गई, राइट। चलो ट्यूब लेंथ बताओ नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। FO+FE, राइट। से यस, करेक्ट। इट इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट। सेकंड केस फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब है टेंशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब है टेंशन। मैक्सिमम अचीवमेंट का मतलब टेंशन, मैग्निफिकेशन, है ना। हाँ, आपको अच्छी रैंक लानी है जेईई एडवांस में, तो भैया टेंशन होगा। रिलैक्स रहना है, इनफाइनाइट पे देखो, कुछ मत करो, सो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, है ना। हाँ, मैं स्टाइल बता देता हूँ रिलैक्स होना, आप चाहो तो हो जाओ। फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन V मतलब V बराबर -D। ये है असली बात। अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी UE की। तो देखो मैं कर रहा हूँ,
1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। 1 अपॉन वी बराबर माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। तो 1 अपॉन यू ई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। चेक करो, ये आपका यू ई आ गया। अब देखो आपका m क्या आएगा, m का आपका फार्मूला क्या है, एफ ओ अपॉन यू ई, है ना। किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो देखिए m बराबर आएगा एफ ओ अपॉन यू ई। तो मैं कहूँगा एफ ओ इंटू 1 अपॉन यू ई। 1 अपॉन यू ई व्हाट, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। तो m बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई। अच्छा मजा नहीं आया ना, मजा नहीं आया। एफ ई एलसीएम का एफ ई कॉमन ले लो, चलो एक काम करो, हाँ एफ ई कॉमन ले लो। तो 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, हाँ ये आया, ये आपका ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आया, राइट। दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। चलो अब इस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में ट्यूब लेंथ कितनी आएगी, हाँ ट्यूब लेंथ आएगा एफ ओ प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। दिस इज द ट्यूब लेंथ फॉर द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन केस, राइट। अब आपको मैं बताऊंगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और क्या, गैलीलियन टेलीस्कोप। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के लिए एम का फार्मूला यही होगा। देखो क्या क्या चीजें सेम होगी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के लिए। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की बात बता देता हूँ, एम का यही फॉर्मूला होगा एफ ओ अपॉन यू ई, राइट। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यही होगा एफ ओ अपॉन एफ ई। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की बात बता रहा हूँ। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन सॉरी वो नॉर्मल एडजस्टमेंट यही होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यही फॉर्मूला होगा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी यही होगा एफ ई, है ना, हाँ 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, यही होगा फार्मूला, है ना। हाँ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का भी, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ट्यूब लेंथ बदलेगी बस। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में ट्यूब लेंथ बदलेगी, बाकी चीजें नहीं बदलेगी, राइट। अच्छा गैलीलियन टेलीस्कोप का भी फॉर्मूला यही होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मैग्निफिकेशन यही आएगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यही आएगा, केवल ट्यूब लेंथ बदलेगी। तो कल हम बातें करेंगे, है ना।